Good afternoon, students. I am your history faculty Priyesh, and today we are going to discuss about history of class 7. Okay, so we were studying about the third chapter, the Delhi Sultans, and today we are going to consider its second part in this video. Second part of the Delhi Sultans. Okay. So अब तक इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था? बेसिकली सबसे पहले हमने पढ़ा था कि दिल्ली का जो कॉमर्स, ट्रेड, इकोनॉमी, इन सब चीज में क्या क्या इंपॉर्टेंस थी दिल्ली की, ठीक है। फिर किस किस डायनेस्टी के रूलर्स ने दिल्ली पे राज किया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात करी थी तोमर डायनेस्टी, ठीक है। तोमर डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे अनंगपाल, ठीक है। He was the ruler of Delhi in early 12th century, along 1130. Okay. After Anangpal, he was defeated by Chahamana ruler Prithviraj Chauhan. ठीक है. So he ruled on Delhi till 1192. After Chahamana rulers, there was the invasion of Turkish rulers in India, and the first Turkish ruler, पहला Turkish ruler इंडिया में जो हुआ वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ये हमने बात करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में क्या क्या चीजें बनाई, क्या क्या डेवलपमेंट किया, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक हिज सन शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है, उसने दिल्ली के थ्रोन को संभाला अपने पिताजी के बाद, ठीक है। इल्तुतमिश ने भी दिल्ली में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए। कुतुबुद्दीन ऐबक की एक इनकम्प्लीट मॉन्यूमेंट थी कुतुब मीनार, उसको कंप्लीट कराया इल्तुतमिश ने। आफ्टर इल्तुतमिश हिज डॉटर रजिया सुल्तान बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली। ही एक्सटेंडेड द थ्रोन आफ्टर इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान के बाद घियासुद्दीन बालबन, ठीक है। बालबन ने आखिरी टर्किश रूलर का रोल निभाया था दिल्ली में। उसके बाद आती है खलजी डायनेस्टी, ठीक है। खलजी डायनेस्टी ने दिल्ली पे राज किया, ठीक है। सबसे पहला रूलर खलजी डायनेस्टी का था जलालुद्दीन खलजी, ठीक है, जिसने अपना रूल किया 1290 से 1296 तक, 6 साल, ठीक है। आफ्टर जलालुद्दीन खिलजी, his elder brother's son Alauddin Khilji became the ruler of Delhi, ठीक है, from 1296 to 1316, ठीक है। आफ्टर खलजी डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी है, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी का सबसे पहला रूलर घियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। सबसे पहला रूलर घियासुद्दीन तुगलक, उसने रूल किया 1320 से 1324, ठीक है। उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक, नहीं, मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351 तक। फिर आता है फिरोज शाह तुगलक 1351 टू 1388, ठीक। उसके बाद आई सैयद डायनेस्टी का रूलर केवल एक ही रूलर था, खिज़्र खान 1414 से उसने रूल करना शुरू किया 1421 तक, ठीक है, 6 साल का रूल था। उसके बाद आई लोधी डायनेस्टी का सबसे पहला रूलर था बहलूल लोधी, ठीक है। बहलूल लोधी ने रूल किया 1451 से 1489, ठीक है। लोधी डायनेस्टी का एक रूलर 1451 से 1489 तक इसने रूल किया। इसके बाद आता है इब्राहिम लोधी, ठीक है। लोधी डायनेस्टी का सेकंड रूलर था इब्राहिम लोधी, ठीक है। इब्राहिम लोधी ने इसके बाद रूल किया, ठीक है। इसके बाद इब्राहिम लोधी और मुगल एम्परर बाबर, इन दोनों में बहुत लड़ाइयाँ हुई। पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत में लड़ाई हुई जिसमें इब्राहिम लोधी हार गया। उसके बाद दिल्ली के थ्रोन पे शुरू हुई मुगल डायनेस्टी की जो रूलिंग थी वो शुरू, ठीक है। मुगल डायनेस्टी के बारे में बताया था मैंने कि मुगल डायनेस्टी का सबसे पहला रूलर था बाबर, ठीक है। मुगल डायनेस्टी के पहले रूलर बाबर के बाद his son हुमायूं एक्सेप्टेड द थ्रोन, ठीक है। हुमायूं राजा बना बाबर के बाद। फिर हुमायूं ने दिल्ली को एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेंटर बनाया था, ठीक है। बहुत अच्छा ट्रेड के एग्जांपल सेट किए उसने दिल्ली में, ठीक है। चांदनी चौक जैसे जो दिल्ली का सबसे बड़ा मार्केट है चांदनी चौक, ठीक है, उसको इसने बहुत ज़्यादा डेवलप किया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुमायूं ने करी। हुमायूं के बाद उसके सन अकबर ने दिल्ली के थ्रोन पे राज किया, ठीक। उसने क्या किया, पूरे ऑल ओवर इंडिया जितनी टेरिटरीज पे उसने राज किया, हर जगह उसने एक बहुत अच्छा
ट्रेड सेंटर बनाया, ठीक है। ट्रेड सेंटर बनाने के बाद क्या हुआ, उसने हर तरीके से मतलब अपने प्रजा की बहुत सेवा की, ठीक। दिल्ली को उसने बहुत ज़्यादा डेवलप किया, ठीक है। उसके बाद जितने भी डिसीजंस उसने लिए दिल्ली के लिए, ठीक है, दिल्ली के लिए जितने भी डिसीजन उसने लिए, वो अकेला रूलर ऐसा था जिसने हर तरीके के एस्पेक्ट को देख करके सारे अपने कोर्टियर्स यानी कि उसके जितने सभासद थे उन सबके जो विश्वास था या फिर उनके राय से सारे डिसीजन वो लेता था, ठीक है। अकबर के बाद अकबर का बेटा शाहजहां आया रूल करने, ठीक है। मुगल डायनेस्टी बहुत लंबी चली थी, ठीक है। शाहजहां के बाद शाहजहां का बेटा औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर। सो बहादुर शाह जफर यानी कि टिल 1800s, ठीक है, लेट 1800s में तक इनका राज चला था मुगल एम्पायर्स का, ठीक है। मुगल एम्पायर टिल 1800s बहादुर शाह जफर के राज तक चले, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कौन सी डायनेस्टी ने क्या काम किया या फिर क्या क्या दिल्ली में हुआ, क्या क्या इस थ्रोन के लिए सबने किया, ये हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आई वाज टेलिंग यू अबाउट तवारिक्स। फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज तवारिक्स, ठीक है, या फिर इसको कहते हैं तारिक्स, ठीक है। तो तारिक क्या होता है, तवारिक्स क्या, ठीक है। तारिक इज एन अकाउंट या डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हिस्ट्री, हिस्टोरिकल इवेंट्स या फिर कोई भी अगर काम हुआ है, ठीक है, तो उसकी डिटेल्ड समरी बनाई जाती थी पहले में, ठीक है। उसी का नाम था तारिक या तवारिक, ठीक है। तो तवारिक लिखने के लिए स्पेशल डेजिग्नेटेड पीपल थे, ठीक है, वो तवारिक्स को मेंटेन करते थे या इन अकाउंट्स को बनाते थे और मेंटेन करते थे, अपग्रेड करते रहते थे समय के साथ, ठीक है। तो तवारिक्स जो तारीख को मेंटेन करते थे, सो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो इट वाज अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ historical events and history, so ये डिटेल्ड अकाउंट था हिस्टोरिकल इवेंट्स का या हिस्ट्री में घटित हुई घटनाओं, ठीक है। इसके बाद द पीपल हु मेंटेन तवारिक्स, ठीक है, वो या तो राजा के दरबारी हुआ करते थे, सभागार हुआ करते थे या पोएट हुआ करते थे, ठीक है। क्या थे? पोएट, एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्रेटरी या फिर एडमिनिस्ट्रेटर, ये चार पद के जो लोग होते थे यही तारीख को मेंटेन करते थे, ठीक। सो पीपल मेंटेनिंग तवारिक्स were administrators, secretaries, courtiers, courtiers का मतलब होता है सभासद या सभा में बैठने वाले सभागार, ठीक है। सेक्रेटरीज, कोर्टियर्स और पोएट्स, ये थे जो तवारीख मेंटेन करते थे, उनकी ये क्वालिटीज थी कि ये इन पोस्ट पे थे। क्या हो सकते थे सबसे पहले? तवारीख, पीपल मेंटेनिंग तवारीख वर आइदर एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है, या तो वो सभा में मंत्री के पद पे थे या फिर वो मेजर डिसीजंस में राजा की हेल्प करते थे। सेकंड थिंग, सेक्रेटरी हुआ करते थे राजा के, इसका इनका वही काम होता था कि राजा को रूल करने में सलाह दे या एडवाइस दे, ठीक है। तीसरी चीज, वो कोर्टियर्स भी होते थे यानी कि सभा में बैठने वाले सलाहकार, ठीक है, या फिर कवि या पोएट्स, पोएट्स भी कई बार होते थे, ठीक है।
अब बात करते हैं कि पीपल जो तवारीख को मेंटेन करते थे उनकी लाइफ कैसे थी, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट, पीपल मेंटेनिंग तवारीख की लाइफ कैसे, ठीक है। तो अगर हम उनकी लाइफ की बात करते थे तो हार्डली वो कई बार विलेजेस में पाए जाते थे, वरना वो मेन सिटीज में रहते थे तवारीख मेंटेनर्स, ठीक है, या तवारीख जो होते थे वो सिटीज में रहते थे, ठीक है। दे हैड अ वेरी गुड लाइफ, दे वर लिटरेटेड, मतलब कि सबसे पहली क्वालिटी उनकी थी कि वो लिटरेट वर, लिटरेट मतलब पढ़े लिखे, उनको हर चीज के बारे में जानकारी थी, ठीक है। और वो बहुत ही इजीली राजा की हेल्प कर सकते थे कि किसी भी रूल में कैसे एडवाइस करना है उनको। अगर राजा को किसी डिसीजन में लेने में दिक्कत हो रही है तो वो राजा उनकी हेल्प लेते थे ताकि वो उनकी हेल्प करे और वो डिसीजंस को ले सके, ठीक है। लिटरेट, lived a prestigious life, prestigious life. Third thing, had good houses, where ये की qualities, ठीक है। ये सारी चीजें ये एक्वायर करके रखें, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनका काम क्या है, तवारीख का काम। एक तो तारीख मेंटेनिंग इनका बेसिक काम था। सेकंड काम मैंने ये बताया आपको कि दे हेल्प किंग और द रूलर इन advisory of decision development, ठीक है। यानी कि ये टीम की मदद करते थे किसी भी डिसीजन को लेने में, या फिर बताते थे कि किस एरिया में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए और किस चीज की कमी इनके राज में चल रही है, ठीक है। ये बेसिक काम था। दूसरा बेसिक काम तवारीख मेंटेनेंस, ठीक है। ऐसा ही एक तवारीख मेंटेनर थे, ठीक है। अब तवारीख मेंटेनर्स किस लिए काम करते थे ये बताते हैं। तवारीख TAWARIKHS, तवारीख वर्किंग, ठीक है। ये क्यों काम करते थे अब हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला डिस्कशन ये कहता है कि ये दिल्लीज मेजर पार्ट या इंपॉर्टेंट पार्ट में इनका रेसिडेंस था, was occupied by their residences। मतलब कि दिल्ली के जो आउटस्कर्ट्स है या फिर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते थे उसमें ही इनका घर या रेस्टोरेंट हुआ करता था, ठीक है। ये काम क्यों करते थे, ठीक है। ये हिस्ट्रीज लिखते थे, ये तारीख मेंटेन करते थे, ठीक है। हिस्ट्रीज वर मेंटेन फॉर सीक ऑफ good rewards and money। ये बेसिक
उसके लिए काम करते थे, ताकि ये अगर किसी भी राजा की तारीफ करेंगे या फिर उनकी हिस्ट्री के बारे में उनको बताएंगे तो राजा खुश होकर के उनको इनाम देंगे। इनाम के लालच में ये काम करते थे। ठीक है। सो फर्स्ट क्या बताया, दिल्ली के मेजर पार्ट्स में इनका घर हुआ करता था। ठीक है, जो दिल्ली का मेन इलाका है, ठीक है, वहां पे इनका घर हुआ करता था। दूसरी चीज ये कि दे मेंटेन्ड हिस्ट्री जस्ट फॉर सीक ऑफ गुड रिवॉर्ड्स एंड मनी। ठीक है, जो कि तवारीख मेंटेनेंस की मेन प्रॉपर्टी की क्यों ये ऐसा काम करते हैं। ठीक, अब ऐसे ही एक मेंटेनर था जिसका नाम था फख्र ई मुदब्बिर। ठीक है, देयर वाज अ तवारीख whose name was फख्र ई मुदब्बिर। ठीक है, इनका क्या था कि इन्होंने 13th सेंचुरी में लिखा था कि 13th सेंचुरी he wrote in he was alive in 13th सेंचुरी। ठीक है, 13th सेंचुरी में लिखा था कि इन्होंने लिखा था कि सारे जो शुरुआत जब पावर की डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन is connected to everyone, connected to each other, vice versa। ठीक है, इन्होंने ऐसा क्यों लिखा ये मैं आपको समझाता हूं। तो इनका ऐसा लिखने के पीछे मेन कारण ये था, और इन्होंने ऐसा लिखा क्योंकि जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सबसे पहला पावरफुल आदमी होता है किंग। ठीक है, किंग के बाद आता है उसके मंत्री, मंत्री के बाद आता है उसके परिवार वाले। ठीक है, परिवार वालों के बाद आती है उसकी सेना। ठीक है, ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन इज कनेक्टेड टू ईच अदर वाइस वर्सा, मतलब कि पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर कोई भी एक गड़बड़ करेगा तो उसमें दिक्कत आ जाती है पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले किंग की, किंग है तो वो बिना सोल्जर्स के रह नहीं सकता। अगर सोल्जर्स नहीं होंगे तो कोई भी राजा आकर के उसको मार जाएगा। ठीक है, उसका किंगडम नहीं रहेगा तो फिर राज्य का कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, तो किंग सोल्जर्स पर डिपेंडेंट है, सोल्जर्स किंग पर डिपेंडेंट है क्योंकि उसको किंग से सैलरी मिलती है ताकि उसका घर चलाने के लिए। ठीक, सेकंड थिंग ये हो गई। थर्ड थिंग ये हो गई कि उसकी जो सोल्जर्स की फैमिली है वो उन सोल्जर्स पर डिपेंडेंट है ताकि वो सैलरी लेकर के आएंगे तब हमारे घर में काम होगा। सो ये सारी चीजें एक चेन की तरह एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर इसमें से कोई भी एक चीज काम नहीं करेगी तो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो टूट जाएगा। ठीक है, सो बेसिक थिंग जो फख्र ई मुदब्बिर ने मेंशन किया था 13th सेंचुरी में कि वो सारे के सारे जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, so this was the account of फख्र ई मुदब्बिर, one of the तवारीख मेंटेनर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं दिल्ली सुल्तान दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश, first of his daughter इल्तुतमिश डॉटर रजिया सुल्तान। ठीक है, कल हमने इनके बारे में पढ़ा था लेकिन बेसिक नॉलेज है बस इनके बारे में। ठीक है, अब आज इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इल्तुतमिश वाज सन ऑफ फर्स्ट टर्किश रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, टर्किश रूलर थे ये सब। उसके बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक का डेथ हुआ तो इल्तुतमिश शमसुद्दीन इल्तुतमिश बिकम द रूलर ऑफ दिल्ली। आफ्टर इल्तुतमिश रजिया सुल्तान her third daughter become the ruler of Delhi। तो बेसिकली इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान के राज में एक तवारीख मेंटेनर थे, इनका भी तवारीख थे, इनका भी नाम था मिनाज ई सिराज। ठीक है, इनके हिसाब से इन्होंने रजिया सुल्तान के बारे में ये कहा था कि इल्तुतमिश के जितने बच्चे थे
जितने रजिया के ब्रदर्स थे, जितने, एक तो ये रजिया सुल्तान के सारे सगे ब्रदर्स थे, सारे तो क्या कहते हैं उसको, कजन्स थे, या फिर कह सकते हैं कि अदर मदर के, दे वर सन्स ऑफ अदर मदर्स, स्टेप ब्रदर्स थे उसे, ठीक है, स्टेप ब्रदर। तो स्टेप ब्रदर जो मिनहाज सिराज ने अपने अकाउंट में लिखा था कि रजिया सुल्तान के जितने भी भाई थे उन सब में रजिया सुल्तान सबसे ज्यादा वेल, इनके बारे में हम लिखते हैं तो ये सबसे ज्यादा वेल नोन और हर चीज में एक्सपर्ट सबसे ज्यादा रजिया सुल्तान थी, इसीलिए इनको दिल्ली का रूलर बनाया गया था इल्तुतमिश के बाद, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा था कि रजिया सुल्तान के राज में जो इंस्क्रिप्शंस थे, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस का मतलब क्या होता है, अ डिटेल्ड अकाउंट, इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस थे, उसमें ये लिखवाया गया था कि रजिया सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश की बेटी है, ठीक है। ये रजिया सुल्तान ने हर कॉइन पे लिखवाया था। दिल्ली का रजिया सुल्तान के समय में जो कॉइन चलता था उसमें रजिया सुल्तान की फोटो के साथ साथ ये भी लिखा था रजिया सुल्तान डॉटर ऑफ किंग इल्तुतमिश, ठीक है। ये इसलिए लिखा था क्योंकि इसके पहले ककटिया डायनेस्टी की एक रूलर थी रुद्रमा देवी, ककटिया डायनेस्टी की एक रूलर थी रुद्रमा देवी, ठीक है। इन्हीं से इंस्पायर हो गए, इन्होंने अपने कॉइन पे ये लिखवाया था अपने साथ साथ अपने पापा का नाम जो कि था रजिया सुल्तान डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, ठीक है। तो रुद्रमा देवी रूल्ड इन वारंगल, ठीक है, अब तो आंध्र प्रदेश का पार्ट है वो, फ्रॉम 1262 से 1289। शी वाज द रूलर ऑफ ककटिया डायनेस्टी ऑफ, और इन्होंने रूल किया था वारंगल पे, वारंगल अब आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, ठीक है। और ये 1262 से लेकर 1289 तक रूल किया था इन्होंने, ठीक है। तो रुद्रमा देवी के बारे में ये भी कहा जाता है कि बचपन से लेकर के काफी एज हो जाने तक रुद्रमा देवी ने अपने आप को एक लड़के की तरह ट्रीट किया था। उनके फादर ने किसी को नहीं बताया कि रुद्रमा देवी इज अ डॉटर, ठीक है। उन्होंने सबसे कहा हर नेम इज रुद्रदेव एंड ही इज माय सन, ठीक है। तो इन्हीं से इंस्पायर होकर रजिया सुल्तान ने अपने कॉइन पे लिखवाया था कि रजिया सुल्तान डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, ठीक है। इसके बाद इसी तरह अनदर क्वीन बिड्डा, कश्मीर फ्रॉम 980 टू 1003। इसी तरह लाइक ऑफ डायनेस्टी रूलर, एक कश्मीर के रूलर थे, रूलर ऑफ कश्मीर, her name was Queen Didda, Queen D-I-D-D, डिड्डा क्वीन जो थी वो 980 से 1003 तक इन्होंने रूल किया था कश्मीर पे, ठीक है। तो क्वीन डिड्डा ने भी ऐसा ही एक काम किया था कि अपने सारे इंस्क्रिप्शंस पे अपने साथ साथ अपने पापा का भी नाम, अपने जो एंसेस्टर्स थे उनका भी नाम लिखवा रखा। सो इन्हीं से इंस्पायर होकर रजिया सुल्तान ने भी ये काम किया, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक्सपेंशन कब हुई दिल्ली सुल्तानत की। एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सुल्तानत। Now we will talk about expansion दिल्ली सुल्तानत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन कैसे हुआ, कहां से शुरू हुआ, ठीक है, यही हम आज इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसकी शुरुआत हुई थी अर्ली 13th सेंचुरी में, ठीक है, अर्ली 13th सेंचुरी वाज स्टार्टिंग ऑफ एक्सपेंशन। मतलब जब 13th सेंचुरी में सबसे पहले टर्किश रूलर्स ने इंडिया पे राज करना शुरू किया और दिल्ली के थ्रोन पे उन्होंने एक्सपेंशन शुरू किया, अपनी टेरिटरी को और बढ़ाना शुरू किया, ठीक है। जैसे टर्किश रूलर आया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी टेरिटरी को नॉर्थ की तरफ बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया था। फिर उसके बाद इल्तुतमिश ने थोड़ा सा वेस्ट और साउथ एरिया में थोड़ा सा एक्सपेंड किया था। तो इसके बाद से एक्सपेंशन शुरू हुई, ठीक है। तो एक्सपेंशन की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली का जो कंट्रोल था वो सबसे पहले
45 टाउन्स में शुरू हुआ, सबसे पहले 13वीं सेंचुरी में 45 टाउन्स और दूसरा गैरिसन्स में शुरू हुआ, ठीक है। अब 45 टाउन्स और गैरिसन्स क्या होता है, ठीक है। तो 45 टाउन्स का मतलब होता है टाउन्स दैट वर डिस्ट्रॉयड बाय सोल्जर्स, ठीक है। टाउन्स दैट वर डिस्ट्रॉयड बाय सोल्जर्स आर नोन एज 45 टाउन्स, ठीक है। और गैरिसन्स का मतलब ये होता है टाउन्स दैट आर डिस्ट्रॉयड, ये डिस्ट्रॉयड, ठीक है, 45 टाउन्स जिसके सेटलमेंट्स इसको ये भी लिखते हैं कि सेटलमेंट्स वर डिस्ट्रॉयड बाय इन्वेजन्स। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे टाउन्स जो कि डिस्ट्रॉय हो गए थे बार बार अलग अलग रूलर्स के इन्वेजन की वजह से, मतलब जब दूसरे राजाओं ने इस राज्य पे आक्रमण किया तो वो टाउन्स जो बहुत बुरी तरह से खराब हो चुके थे, बर्बाद हो गए थे, उनको कहते हैं 45 टाउन्स, ठीक है। और गैरिसन्स का मतलब ये होता है कि दोज एरियाज which whose settlements destroyed because of soldiers, ठीक है। तो गैरिसन्स का मतलब वो जिस एरिया में बहुत ज्यादा सोल्जर्स की वजह से तबाही मची है, ठीक है। तो कई सारे ऐसे एरिया जैसे पानीपत एक ऐसा ग्राउंड था, एक ऐसा जगह था जहाँ पे हर तरीके के युद्ध हुआ करते थे, ठीक है। तो वो एक तरह का गैरिसन ही था क्योंकि वहाँ पे सोल्जर्स की वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, पानीपत है, हल्दी घाटी है, प्लाजी है, ये सारे ऐसे ऐसे टाउन्स हैं, ऐसे ऐसे एरियाज हैं जो कि गैरिसन कहे जा सकते हैं क्योंकि सॉरी ये ऐसे एरियाज हैं जिसकी सेटलमेंट्स सोल्जर्स की वजह से या युद्ध की वजह से, वॉर की वजह से खराब हो चुकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि जो सुल्तान्स थे, 45 टाउन्स हो गए, गैरिसन हो गए, इसके बाद एक एरिया आता है जिसका नाम होता है हिंटरलैंड, ठीक है। अब ये हिंटरलैंड क्या होता है भाई, हिंटरलैंड की बात अगर हम कर रहे हैं, हिंटरलैंड इज अ लैंड adjacent to a city or part that supply with goods and services। तो हिंटरलैंड का मतलब वो है कि कोई एक शहर अगर बसा हुआ है तो उसके साथ लगने वाला जितना एरिया है इसी को हिंटरलैंड कहते हैं, जिसके थ्रू हमारे इस सिटी में सारे सामान आता जाता है, जैसे कि क्रॉप्स ट्रेड्स, मतलब सारे सामान इसी रास्ते से, इसी लैंड से आता जाता है सिटी में, उसी को कहते हैं हिंटरलैंड, ठीक है। तो जो दिल्ली के सुल्तान थे उन्होंने पहले क्या करना शुरू किया कि हिंटरलैंड्स को कंट्रोल करना शुरू किया, ठीक है। हिंटरलैंड्स के थ्रू एक्सपेंशन शुरू किया क्योंकि जो इनके बगल के राजा थे वो नहीं चाहते थे कि किसी भी राज्य का इतनी जल्दी विस्तार और डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो दैट इज व्हाई इन्होंने सबसे पहले हिंटरलैंड पे अपना कब्जा जमाया ताकि आसानी से इनके राज्य में डेवलपमेंट हो, ठीक है। और ये अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करने के साथ साथ डेवलप भी कर सकते, ठीक। ये हो गई सबसे पहली चीज कि ये गैरिसन, हिंटरलैंड और 45 टाउन्स पे इन्होंने अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था 13वीं सेंचुरी में, ठीक है। तो गैरिसन टाउन्स टुवर्ड्स बंगाल कंट्रोलिंग garrison towns was not a easy deal। इसका मतलब क्या कि बंगाल की तरफ जो गैरिसन टाउन थे, यानी कि जो एरिया सोल्जर्स की वजह से खराब हुआ पड़ा था बंगाल में, उसके ऊपर जब इन लोगों ने कब्जा जमाना शुरू किया तो वहाँ पे जो रिबल्स थे, ठीक है, जो बड़े बड़े वहाँ के नेता कह सकते हैं, वहाँ के लीडर्स कह सकते हैं, उन्होंने आपस में लड़ाई करनी शुरू कर दी, ठीक है, कि इस एरिया पे हमारे सिवा किसी और का राज नहीं होगा, ठीक है।
तो रिबेलियन वॉर यहाँ पे शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि रिबेलियन वॉर की वजह से कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा था। कम्युनिकेशन गैप was formed, ठीक है। तो बंगाल में जब गैरिसन टाउन्स पे कंट्रोल होना शुरू हुआ किसी राज्य का, ठीक है, तो वहां पे एक तो वहां के लीडर्स ने होने नहीं दिया। दूसरी चीज ये कि जब वॉरफेयर रिबेलियन वॉर शुरू हो गया तो वहां पे कम्युनिकेशन गैप एस्टैब्लिश हो गया, ठीक। कम्युनिकेशन गैप के एस्टैब्लिशमेंट के बाद क्या हुआ कि दिल्ली का जो अथॉरिटी थी वो मुगल कम्युनिकेशन या मुगल इन्वेजन से, मंगोल इन्वेजन से वो क्या कहते हैं बहुत ज्यादा उसमें इफेक्ट है, ठीक है। Delhi's authority was also challenged by Mongol invasions from Afghanistan and by governors who rebelled at any signs of Sultan weaknesses. तो जब गैरिसन टाउन्स में रिबेलियन वॉर शुरू हो गया, ठीक है, तो अफगान और मंगोल के जो रूलर्स थे या रिबल्स थे उन्होंने इंडिया पे आक्रमण करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो आक्रमण करने के बाद क्या था कि वो बेसिकली उस चीज पर टारगेट करते थे कि सुल्तान जो प्रेजेंट टाइम के सुल्तान है दिल्ली के, उनकी कमजोरी क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, उस पर सबसे ज्यादा उन्होंने वॉर करना शुरू कर दिया, ठीक है। आफ्टर दैट द रूलर्स ऑफ दिल्ली वर चैलेंज्ड बाय द गवर्नर्स, अफगानी गवर्नर्स। So let me tell you that Babur was also a governor from Mongolia, ठीक है, और he came to India for helping a Hindu king। वो इंडिया में बेसिकली आया था एक हिंदू किंग की मदद करने के लिए, और बाद में उसने इंडिया पे ही आक्रमण करके उस पे राज्य जमाया, ठीक है। So Sultan weaknesses, the Sultanate barely survived these challenges। तो सुल्तान जो सल्तनत थी दिल्ली की, फिर जो थ्रोन था दिल्ली का, वो इस चैलेंज को बहुत बेयरली सरवाइव कर पा रहा था, ठीक है। Its consolidation occurred between the reign of Ghiyasuddin Babur and further expansion under Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq। So basic जो डेवलपमेंट या फिर जो वॉरफेयर हुआ या फिर डेवलपमेंट हुआ दिल्ली में, वो सबसे पहले शुरुआत हुआ गियासुद्दीन बालबन से, ठीक है, गियासुद्दीन बालबन। उसके बाद एक्सपेंशन हुआ अलाउद्दीन खिलजी, फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने एक्सपेंड किया दिल्ली की टेरिटरी को, ठीक है। So the first set of campaigns along the internal frontier of the Sultanate aimed at consolidating the hinterlands of the garrison town, ठीक है। So सबसे पहला जो कैंपेन हुआ था कि सबसे पहले डेवलपमेंट किस एरिया से शुरू किया जाए, तो सबसे पहला जो एरिया था वो गैरिसन टाउन्स को सबसे पहले टारगेट किया गया, ठीक है। और गैरिसन टाउन्स के जो हिंटरलैंड थे या फिर ऐसे जगह जो सिटी के बिल्कुल बराबर में बसे हुए थे और जिनके थ्रू रॉ मटेरियल्स या फिर ट्रेड जो है उस शहर से होता रहता, ठीक है, उस पे पहले टारगेट किया गया और उनको अपने कब्जे में लिया गया। ड्यूरिंग दीज कैंपेन्स forests were cleared in Ganga Yamuna Doab and hunter gatherers and pastoralists expelled from their habitat। मतलब ये है कि जब इस एरिया में ये क्या कहते हैं, इस एरिया में जब कंट्रोल करना शुरू किया गया तो उस समय उस एरिया के फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया, ठीक है। फॉरेस्ट का मतलब ये है कि जितने ट्रीज थे, जितने प्लांट्स थे, उन सबको काट दिया गया और हंटर्स गैदरर्स जो थे उस एरिया के, उनको उस जगह से भगा दिया गया। उस एरिया में गंगा यमुना जो डोब यानी गंगा यमुना का जो बेसिन था या किनारा था, उस एरिया में एग्रीकल्चर को पहली मान्यता दी गई और हंटर गैदरर्स को भगा दिया, ठीक। These lands were given to peasants and agriculture was encouraged। New fortress, garrison towns and towns were established to protect trade routes and to promote regional trade। इसका मतलब ये है कि वो जितना लैंड क्लियर किया गया था वो सारा पीजेंट्स को दे दिया गया, यानी कि वर्कर्स को दे दिया गया, और उस एरिया में एग्रीकल्चर को मान्यता देने जाने लगी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि नए गैरिसन टाउन्स यानी कि अच्छे नए सिटीज का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, नए फोर्ट्स बनवाए गए, नए किले बनवाए गए ताकि ट्रेड को और ज्यादा मान्यता दी जा सके, आसानी से ट्रेड हो सके, रोड बनवाया गया, ठीक है। The second expansion occurred along the external frontier of the Sultanate। Military expedition into southern India started during the reign of Alauddin Khilji, ठीक है। तो जो सेकंड एक्सपेंशन होना शुरू हुआ अलाउद्दीन खिलजी के राज में। पहला हुआ था गियासुद्दीन बालबन के राज में जब वो रूलर थे दिल्ली के। सेकंड एक्सपेंशन शुरू हुआ था अलाउद्दीन खिलजी व्हेन ही वाज द रूलर ऑफ दिल्ली, ठीक है।
तो in the reign of Alauddin Khilji and culminated with Muhammad Tughlaq. After Alauddin Khilji, it was further developed by Muhammad bin Tughlaq. ठीक है, he established a city named Tughlaqabad. It was a very rich center of trade and economic warfare during his reign. Okay, Sultanate armies captured elephant, horses and slaves and carried away precious metal. तो सुल्तान के जितने आदमी थे, ठीक है, जो सेना थी मोहम्मद बिन तुगलक की, उन्होंने क्या किया, जितने हाथी घोड़े और कैटल थे, ठीक है, उन सबके ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया और अपने साथ उठा ले गए. Precious metals like gold, silver, this was also carried away by these warfare. Okay. After it, by the end of Muhammad Tughlaq's reign, 150 years after somewhat humble beginnings, मोहम्मद बिन तुगलक के reign के 150 years के बाद फिर से एक आसान शुरुआत का दौर शुरू हुआ. ठीक है, the armies of Delhi Sultanate had marched across the large part of subcontinent. तो दिल्ली सुल्तान की जो आर्मी थी वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के चारों ओर बहुत ज़्यादा तरीके, बहुत अच्छी तरीके से फैल गई थी. They had defeated rival armies and sieged cities. उन्होंने क्या किया, जो राइवल्स थे या रेबल्स थे उनकी आर्मीज को डिफीट किया, हराया और उसके बाद कई सारे सिटीज पे अपना कब्जा करके उनको बंद कर दिया. ठीक है. So Sultanate collected taxes from the peasantry and dispensed justice in its will. तो जो सल्तनत थी उसने क्या किया कि पीजेंट यानी कि जो एग्रीकल्चर लैंड पे लेबर्स इन्होंने रखे थे उनसे टैक्स वसूलना शुरू किया. ठीक है. टैक्स के साथ साथ इन्होंने क्या किया कि टैक्स जो मिलता था उससे डेवलपमेंट और शुरू किया और जस्टिस को सबसे ज्यादा मान्यता दी गई. ठीक है. बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वाज इट टू कंट्रोल सच अ वास्ट टेरिटरी. लेकिन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इतनी बड़ी टेरिटरी, इतना बड़ा सब कॉन्टिनेंट को कंट्रोल करना क्या इतना आसान था या इतना इजी था कि इतने बड़े टेरिटरी को एक्सपैंड करने के बाद से इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, या फिर जो इनके जो फ्रेंड रूलर्स हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, या फिर जिन पे आक्रमण करके जो स्लेव रूलर्स हैं उन पे कैसे कंट्रोल किया जाए. क्या ये इतना इजी था दिल्ली सल्तनत के लिए? इसके बारे में अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे. ठीक है. तब तक के लिए इसके बारे में और पढ़िए. और आज का जो होमवर्क है आपके लिए वो ये है, find the names of garrison towns and fortified settlements of 13th century, early 13th century. So this was all about today's video. Hope you enjoyed this video and you gained some knowledge from this video. If you have any queries regarding this video, you can mention that queries in the comment section below. So like this video, subscribe to our channel, that is IRS Prime. So the next topic of this chapter will be discussed in another video. Thanks for watching.